डेजी, जो हॉस्पिटल के बेड पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। उसका ख्याल रखने के लिए और उसे आखिरी बार अलविदा कहने के लिए उसकी बेटी कैरोलिन उसके साथ होती है। जिस शहर में वो हॉस्पिटल होता है वहाँ एक तूफान आने वाला होता है और सारे शहर में उसी की चर्चा होती है। कैरोलिन कहती है कि मेरी एक दोस्त अपनी माँ को आखिरी बार अलविदा नहीं कह पाई थी, लेकिन मैं खुश नसीब हूँ जो आपके साथ हूँ, और अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। फिर उसकी माँ को अपनी जिंदगी की सारी कहानी याद आती है जो कैरोलिन को सारी कहानी सुनाती है। सन 1918 में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया था। उस रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ी घड़ी लगने वाली थी, जिसका काम उस समय के सबसे मशहूर घड़ी साज मिस्टर गैटो को दिया गया था। हैरानी की बात थी कि वो घड़ी साज अंधा होने के बावजूद भी सबसे बेहतरीन घड़ियां बनाता था। उसका एक जवान बेटा था जो बड़ा होकर फौज में चला गया, लेकिन जल्द ही जंग लगने वाली थी। उसने अपने सारे काम छोड़कर उस घड़ी को तैयार करने में महीनों लगा दिए। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली जिसमें उसके बेटे की मौत का समाचार था। वो घड़ी साज अपने जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर काफी मायूस हो गया। उनका जवान बेटा ताबूत में वापस आया, जिसे उन्होंने अपने पुश्तैनी घर के पास दफन कर दिया। राष्ट्रपति की मौजूदगी में जब स्टेशन का उद्घाटन हुआ तब उसने घड़ी को चलाया जो उल्टी दिशा में चलने लगी। उस अनोखी घड़ी को देखकर सब हैरान थे। वो घड़ी साज कहने लगा कि मैंने इस उम्मीद में उल्टी घड़ी बनाई है कि जो जवान बच्चे हमने जंग में खोए हैं वो घर वापस आ सकें, घर आकर खेती कर सकें, खानदान आगे बढ़ा सकें और लंबी उम्र जी सकें। शायद उसका बेटा भी घर आ सके। उसकी अनोखी सोच के आगे सबके सर झुक गए और शहीदों के सम्मान में लगी वो घड़ी उल्टी चलती ही जा रही थी। उस दिन के बाद वो घड़ी साज किसी को नजर नहीं आया। कुछ कहने लगे कि वो मर गया है और कुछ का मानना था कि वो बहुत दूर समंदर में चला गया है। इसके बाद डेजी कैरोलिन को उसकी एक डायरी पढ़ने के लिए कहती है और यहीं से शुरुआत होती है बेंजामिन की दास्तां की, जिसकी जिंदगी भी उस घड़ी की तरह उल्टी चलने वाली है। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तब सब लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे। भीड़ में एक आदमी खुशी से भागता हुआ अपने घर की ओर जाता है जिसका नाम थॉमस बटन होता है। उसके बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी मरने वाली होती है, जो थॉमस से अपने बच्चे की देखभाल का वादा लेकर अलविदा कहती है। थॉमस पालने में रखे हुए बच्चे की ओर बढ़ता है, पर उसकी शक्ल देखकर थॉमस को बहुत अजीब लगता है। वो एकदम से उसे दबोचकर घर के बाहर चला जाता है और घर के पास वाली झील में डुबोकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर एक पहरेदार उसे देख लेता है और थॉमस वहाँ से भागकर एक ओल्ड एज होम के पास आ जाता है। वो बच्चे को कपड़े में छुपाकर सीढ़ियों पर छोड़कर चला जाता है। वहाँ से एक कपल क्वीनी और टिजी अपनी मीठी मीठी बातें करते हुए नीचे आते हैं। टिजी का हल्का सा पैर बच्चे को लग जाता है और बच्चा रोने लगता है। क्वीनी जब कपड़ा हटाकर देखती है तो उसे एक अजीब सा बदसूरत बच्चा नजर आता है। टिजी उस बच्चे को अकेला छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन क्वीनी उस बच्चे को अपने साथ घर के अंदर ले जाती है। सबसे छुपाकर वो बच्चे को एक दराज में रखती है और डॉक्टर को उसका चेकअप करने के लिए बुलाती है। डॉक्टर कहता है कि इस बच्चे को मोतियाबिंद है, इसे दिखाई नहीं देता, इसके कान बहरे हैं, हड्डियों में अर्थराइटिस है, इसकी स्किन किसी 80-90 साल के बूढ़े की तरह है जो हड्डियों से अलग हो चुकी है। क्वीनी को उस बच्चे पर दया आती है। वो उसे पालने का फैसला करती है, लेकिन डॉक्टर को लगता है कि वो बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा आदमी है जो सिर्फ मरने के लिए पैदा हुआ है। पर क्वीनी कहती है कि वो जब तक भी जिएगा वो उसे पालेगी। फिर वो उसे सभी लोगों से मिलाती है जो उसका नाम बेंजामिन रख देते हैं। क्वीनी बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे बच्चे से लगाव हो गया था और उसके लगाव की वजह से ही बेंजामिन को एक घर मिल पाया था। बेंजामिन की जिंदगी ठीक उसी घड़ी की तरह उल्टी दिशा की ओर चल रही थी। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे यही लगता था कि वो भी इन्हीं लोगों की तरह एक बूढ़ा आदमी है जो जल्द ही मरने वाला है। वो अपने सामने बच्चों को खेलता हुआ देखता है तो उसका भी मन करता है कि वो बाहर जाए, खेले और गलियों में घूमे, लेकिन उसे चलना भी नहीं आता था। ज्यादा से ज्यादा वो अपनी व्हीलचेयर ही हिला पाता था। क्वीनी अक्सर चर्च जाती रहती थी और एक दिन वो बेंजामिन को अपने साथ चर्च में ले जाती है। वो पास्टर से अपनी बांझपन की बीमारी का जिक्र करती है। पास्टर उसके लिए प्रेयर करता है। इसके बाद क्वीनी कहती है कि बेंजामिन चल नहीं सकता, इस पर शैतानी साया है जो इसे बचपन में ही मारना चाहता है। पास्टर बेंजामिन से उसकी उम्र पूछता है तो बेंजामिन कहता है कि वो सिर्फ 7 साल का है, पर देखने में वो काफी बूढ़ा लगता है। सब लोग उसका जवाब सुनकर हंसने लगते हैं। फिर पास्टर अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उसके लिए प्रेयर करता है और उसे अपनी कुर्सी से उठकर चलने के लिए कहता है। बेंजामिन एक कदम चलकर गिर जाता है। पास्टर उसे दोबारा से चलने के लिए कहता है। वो दोबारा से खड़ा होकर 1-2 कदम चलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अचानक पास्टर हार्ट अटैक से वहीं मर जाता है। उस ओल्ड एज होम में अक्सर ही किसी न किसी का जन्मदिन आ जाता था और किसी के मर जाने के बाद मातम भी लगा रहता था। बेंजामिन देखता है कि अक्सर लोग मर रहे हैं
पर ना जाने मौत उसे गले क्यों नहीं लगा रही। वो उन बूढ़े लोगों के बीच में था जो अपनी जवानी की सारी परेशानियां भुला चुके थे। उन्हें फिक्र थी तो मौसम की, नहाने के पानी की और शाम के समय रोशनी की। एक दिन बेंजामिन को ओल्ड एज होम में टीजी का दोस्त मिलता है जो उसे अपने साथ घुमाने के लिए ट्रेन में बैठाकर दूर ले जाता है। फिर कुछ देर उसके साथ बिताने के बाद उसे एक लड़की मिलती है जिसके साथ वो चला जाता है और बेंजामिन को घर वापस जाने के लिए कहता है। चलते चलते बेंजामिन को आधी रात हो जाती है और जब वो घर पहुंचता है तो उसके हाथों में छाले पड़ चुके होते हैं। लेकिन बेंजामिन के लिए वो दिन सबसे बढ़िया होता है क्योंकि इससे पहले वो इतनी दूर नहीं गया था। संडे को सभी बूढ़ों के परिवार वाले उनसे मिलने के लिए आते हैं और वहाँ एक बूढ़ी औरत बेंजामिन को अपनी पोती से मिलाती है जिसका नाम डेजी होता है। उसकी नीली आंखें देखकर बेंजामिन को पहली नजर में उससे प्यार हो जाता है। लंच टाइम में क्वीनी सबको बताती है कि गॉड ने उसकी प्रेयर सुन ली है और उसके घर बच्चा पैदा होने वाला है। लेकिन बेंजामिन को वो खबर अच्छी नहीं लगती। उस रात डेजी बेंजामिन को अपने साथ खेलने के लिए ले जाती है और बेड के नीचे कैंडल जलाकर वो दोनों एक दूसरे से अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं। बेंजामिन उसे बताता है कि वो जितना बूढ़ा दिखता है उतना है नहीं, उसकी उम्र लगभग डेजी के बराबर ही है। डेजी कहती है कि तुम सबसे अलग हो। डेजी की दादी उन्हें देख लेती है और वो डेजी को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। वो बेंजामिन को शर्मिंदा भी करती है लेकिन बेंजामिन को समझ नहीं आता कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। क्वीनी उनकी आवाज सुनकर बाहर आ जाती है और बेंजामिन से कहती है कि लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि बूढ़े आदमी के शरीर में एक बच्चा रहता है। अपने कमरे में जाकर बेंजामिन को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कहता है कि मुझ पर 7 बार बिजली गिर चुकी है पर फिर भी मैं जिंदा हूँ। फिर कुछ महीने बीत गए और क्वीनी के घर बच्ची पैदा होने के बाद उसका सारा ध्यान अपनी बच्ची में रहने लगा। बेंजामिन अकेला पड़ने लगा था। एक दिन वहाँ एक बूढ़ी औरत रहने के लिए आती है जो उसे पियानो बजाना सिखाती है। वक्त के साथ साथ बेंजामिन के शरीर में बदलाव शुरू हो चुके थे। उसके शरीर में बाल आने लगे थे। उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत होने लगा था। एक दिन जब वो समुद्र के किनारे किश्तियां देखने के लिए जाता है, वहाँ एक आदमी किसी को अपने साथ काम करने के लिए कहता है और बेंजामिन उसके साथ चला जाता है। बेंजामिन काफी खुश होता है। वो कोई भी काम मुफ्त में करने के लिए भी तैयार था, लेकिन अब उसे काम के बदले में उसका बॉस कैप्टन माइक क्लार्क पैसे भी देगा। कैप्टन थोड़ा अय्याश किस्म का आदमी होता है जो बेंजामिन से पूछता है कि वो अब तक कितनी लड़कियों के साथ सोया है। बेंजामिन कहता है कि मैं आज तक किसी भी लड़की के साथ नहीं सोया हूँ। पहले तो कैप्टन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, फिर वो उसे एक कोठे पर ले जाता है। वहाँ एक औरत कहती है कि तुम सिर्फ देखने में बूढ़े हो, अंदर से तुम जवान हो। बेंजामिन को पता चल जाता है कि पैसा कमाकर वो अपनी जिंदगी में मजे कर सकता है। उस कोठे पर बेंजामिन का बाप थॉमस बटन भी आया करता था। कोठे से वापस अपने घर जाते समय वो बेंजामिन को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। दोनों बार में बैठकर दारू पीते हैं और बेंजामिन की बीमारी के बारे में बात करते हैं। तब थॉमस को एहसास हो जाता है कि बेंजामिन उसी का बेटा है जिसे वो पैदा होते ही मार देना चाहता था, लेकिन थॉमस उसे कुछ नहीं बताता और बाद में जब उसे घर छोड़ने जाता है तो वो उससे दोबारा मिलने के लिए भी कहता है। डेजी फिर से अपनी दादी के साथ वहाँ आती है। उसे देखकर बेंजामिन को अच्छा लगता है। वो उसे अपने साथ बोट पर ले जाता है और कप्तान को बोट समंदर में ले जाने के लिए कहता है। डेजी को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। एक दिन वो अपनी बूढ़ी दोस्त से बाल कटवा रहा होता है जो उससे कहती है कि हमें अपने खास लोगों को खोना पड़ता है ताकि उनकी अहमियत का पता चल सके। अगले दिन वो देखता है कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी होती है। उसी ने उसे पियानो बजाना सिखाया था। 1936 को जब वो 17 साल का होने वाला था तब उसने वो ओल्ड एज होम छोड़ दिया और जब वो अपना सामान लेकर जा रहा था तो डेजी उसे खत लिखकर भेजने के लिए भी कहती है। उस बोट पर काम करते हुए उसने काफी लंबा समय बिताया और इसी दौरान उसने डेजी को ढेर सारे पोस्ट कार्ड भी भेजे जिसके जवाब में डेजी ने भी उसे खत लिखे। डेजी को डांस का शौक था और वो एक बेहतरीन डांसर बन गई थी। उनका जहाज जब भी किनारे पर आता तो कैप्टन बेंजामिन को अय्याशी करने के लिए अपने साथ ले जाता था। एक ट्रिप के दौरान बेंजामिन एक होटल में रहने के लिए चला गया। लिफ्ट में उसकी मुलाकात एलिजाबेथ के साथ होती है जो एक जासूस की पत्नी होती है। होटल की किचन में उनकी दोस्ती हो गई और वो दोनों अक्सर होटल की लॉबी में एक दूसरे को मिला करते थे जब उनके पास कोई भी नहीं होता था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और इसके बारे में बेंजामिन खत लिखकर डेजी को भी बताता है कि वो किसी से मिला है और उसे प्यार हो गया है। वो दोनों वहाँ पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। लेकिन एक रात जब बेंजामिन होटल की लॉबी में जाता है तो वहाँ एलिजाबेथ नहीं होती। वो उसे काफी तलाशता है लेकिन एलिजाबेथ उसे कहीं नहीं मिलती तो वो उसके इंतजार में लॉबी के सोफे पर ही सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो कप्तान अपने साथियों को बताता है कि उन्हें अपनी नाव लेकर जर्मन सोल्जर्स के खिलाफ जंग में काम करने के लिए नेवी वालों के साथ जाना पड़ेगा और वो सबको अपना सामान बांधने के लिए भी कहता है। एलिजाबेथ एक खत लिखकर चली गई थी जिसमें लिखा था तुमसे मिलकर
अच्छा लगा और बात खत्म। जंग में उन्हें खराब हो चुके जहाज खींचने का काम मिला था। एक रात कप्तान बैल बजाकर सबको उठाता है। वो देखते हैं कि दुश्मन के जहाज उनके सामने हैं, जो उन पर हमला करने वाले होते हैं। फिर कप्तान दुश्मन की ओर जहाज ले जाता है और दोनों ओर से गोलियां चलने लगती हैं, पर दुश्मन की गोलियां कप्तान को लग जाती हैं और जहाज बेकाबू हो जाता है। बेंजामिन कप्तान की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, पर कप्तान मर जाता है। फिर बेंजामिन अपने साथियों को अलविदा कहकर वापस अपने घर आ जाता है। तब उसकी उम्र 26 साल की होती है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो पहले से ज्यादा फिट लग रहा था। उसकी बहन भी बड़ी हो चुकी थी, जिसे अपने भाई के बारे में कुछ नहीं पता था। वहाँ उसे वही बूढ़े लोग मिलते हैं, कुछ मर चुके होते हैं और कुछ नए चेहरे होते हैं। वो आदमी फिर से मिलता है जो कहता है मुझ पर 7 बार बिजली गिर चुकी है। वहाँ वो डेजी को देखता है, जो पहले से काफी खूबसूरत और जवान हो चुकी है। डेजी बेंजामिन को देखकर बहुत खुश होती है। रात को वो दोनों डिनर पर जाते हैं और वहाँ ढेर सारी बातें करते हैं। डिनर के बाद डेजी उसे अपने डांस के बारे में बताती है। वो डांस करके उसे सेड्यूस करने लगती है और होटल के कमरे में चलने के लिए कहती है, लेकिन बेंजामिन उसे अपने बुढ़ापे की वजह से मना कर देता है और दोनों वापस चले जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उसके बाल काले हो रहे थे, शरीर मजबूत हो रहा था, आंखों की रोशनी तेज हो रही थी। जहाँ घर के बाकी बूढ़े मर रहे थे, वो पहले से भी ज्यादा जवान हो गया था। फिर एक रात उसका बाप थॉमस उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ दोनों ड्रिंक करते हैं। थॉमस कहता है कि वो बीमार हो चुका है और उसके पास थोड़ा समय ही बचा है। फिर वो उसे अपने घर ले जाता है और अपने बटन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में समझाने लगता है। वो उसे अपने परिवार के बारे में भी बताता है। फिर वो बेंजामिन की हकीकत से पर्दा हटाते हुए कहता है कि बेंजामिन उसी का बेटा है और उसे सारी बात बता देता है। बेंजामिन अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर देखता है। थॉमस कहता है कि उसका कोई नहीं है और वो मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करना चाहता है, इसलिए वो उसे घर लेकर आया है। लेकिन बेंजामिन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जो वहाँ से अपने घर चला जाता है और क्वीनी को सारी बात बता देता है। क्वीनी को भी थॉमस पर गुस्सा आता है। फिर बेंजामिन को अपने कमरे के पास फिर से वो बूढ़ा आदमी मिलता है, जो कहता है कि मुझ पर 7 बार बिजली गिर चुकी है। उसे देखकर बेंजामिन का दिल पिघल जाता है और वो अपने बाप थॉमस बटन से मिलने के लिए चला जाता है। वो उसे तैयार करके उसकी मनपसंद जगह पर सनराइज दिखाने के लिए ले जाता है। उसे कप्तान की बात याद आती है, जिसने मरते मरते कहा था कि अपने हालात को लेकर हम चाहे जितना मर्जी गुस्सा करें, किस्मत को कोसें, लेकिन जब मौत की घड़ी आती है तो सब भूलकर उसे गले से लगा ही लेना चाहिए। थॉमस बटन चैन से मर जाता है और बेंजामिन उसका फ्यूनरल कर देता है। इसके बाद वो डेजी की डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए न्यूयॉर्क जाता है। वो उसे बैक स्टेज भी मिलता है और डेजी उसे अपनी डांस ग्रुप की पार्टी में बुलाती है। पार्टी में एक लड़का जो डेजी के डांस ग्रुप में होता है, वो उसे किस करता है, जो बेंजामिन को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। उसे लगता है कि अब उन दोनों में सब खत्म हो चुका है। वो अपने बाप के बारे में उसे बताने आया था, पर कुछ कह नहीं पाता। डेजी अपने डांस ग्रुप के साथ बहुत सारे शहरों में परफॉर्म करती है, जो कमाल की डांसर होती है। वो बेंजामिन को भूलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन बेंजामिन उसके दिल में जगह बना चुका था। बेंजामिन भी अपने आप को बिजी रखता है, घूमने जाता है, लेकिन एक दिन उसे एक खत मिलता है जिसमें डेजी के एक्सीडेंट की खबर होती है। एक टैक्सी ने डेजी को टक्कर मार दी थी और उसकी टांग 5 जगह से टूट गई थी। शायद वो अब डांस नहीं कर पाएगी। बेंजामिन उसके पास रहकर उसका ख्याल रखने के लिए कहता है, लेकिन डेजी उसे अपनी लाचारगी नहीं दिखाना चाहती थी, तो वो थोड़ी कठोरता से बेंजामिन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन बेंजामिन उसी शहर में रहकर उस पर नजर रखने लगता है और उसके ठीक होने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ अरसे बाद डेजी ओल्ड एज होम में बेंजामिन से मिलने के लिए आई। उन दोनों में दोबारा से प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। वो दोनों बोट लेकर दूर समंदर में घूमने के लिए जाते हैं और अपना सारा वक्त सिर्फ एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। एक दिन जब वो अपने घर वापस आया तो उसे पता चला कि उसकी माँ क्वीनी अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद उसने अपने बाप थॉमस का घर भी बेच दिया और वो अपने लिए एक अपार्टमेंट खरीदकर वहीं पर रहने लगे। वहाँ पर उन दोनों ने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल बिताए। बेंजामिन धीरे धीरे जवान हो रहा था, पर डेजी धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी और यह बात डेजी को परेशान कर रही थी। फिर डेजी ने अपना एक डांसिंग स्कूल खोल लिया, जिससे उसे अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा लगने लगा। एक दिन बेंजामिन डेजी को कहता है कि उम्र के इस दौर में हम दोनों एक दूसरे के बराबर आ चुके हैं। तब डेजी उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन बेंजामिन को खुशी नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे उसका बच्चा बड़ा होगा वो खुद बच्चा बनने लगेगा और जब उसके बच्चे को अपने बाप की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो उसे सहारा नहीं दे पाएगा। पर डेजी कहती है कि वो दोनों का ध्यान रख लेगी। फिर टीवी पर न्यूज में बताते हैं कि एक औरत ने इंग्लिश चैनल तैयार कर नया रिकॉर्ड बनाया है और वो औरत एलिजाबेथ होती है। 9 महीनों के बाद उनके घर एक लड़की ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने बेंजामिन की माँ के नाम पर रखा। ये वही लड़की होती है जो डायरी पढ़कर अपनी माँ डेजी को सुना रही होती है। कैरोलिन को भी ये आज पता चला था कि बेंजामिन उसका असली बाप था।
धीरे धीरे कैरोलिन बड़ी हो रही थी और बेंजामिन को उसके भविष्य की चिंता होने लगी। वो डेजी से कहता है कि तुम हम दोनों को पाल नहीं पाओगी। हमारे बच्चे को एक पिता की जरूरत है, न कि अपने साथ खेलने के लिए किसी साथी की। इसलिए वो उसे किसी से शादी करने के लिए कहता है। फिर उसने अपने पिता की बटन कंपनी, अपना अपार्टमेंट और बाकी जो कुछ भी था वो सब बेच दिया और सारी रकम डेजी के लिए छोड़कर चला गया ताकि वो कैरोलिन को ठीक से पाल सके। उसकी कहानी पढ़ते पढ़ते कैरोलिन भी थोड़ा अपसेट होने लगी थी, क्योंकि उसने कैरोलिन के लिए ढेर सारे पोस्ट कार्ड लिखे थे जिसमें लिखा होता है कि काश मैं तुम्हारे साथ खेल पाता, तुम्हें पियानो सिखा पाता, तुम्हें स्कूल लेकर जा पाता, तुम्हें बड़ी होते हुए देख पाता, तुम्हें बता पाता कि दिल टूटने पर कैसा लगता है। काश मैं तुम्हारा बाप बनकर तुम्हारे साथ रह पाता, लेकिन मैं कुछ भी कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। खत के जरिए बेंजामिन के जज्बात पढ़कर कैरोलिन रोने लगती है। बेंजामिन इंडिया आ गया था और यहीं पर रहने लगा। फिर काफी अरसे बाद वो डेजी के डांसिंग स्कूल में गया। उसकी बेटी कैरोलिन जवान होने लगी थी। बेंजामिन कैरोलिन से हाथ मिलाता है पर उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता। डेजी ने एक रॉबर्ट नाम के आदमी से शादी कर ली होती है। अकेले में डेजी उससे कहती है कि तुम्हारा फैसला ठीक था, मैं तुम दोनों को पाल नहीं पाती। बेंजामिन कहता है कि मैं सिर्फ बाहर से जवान दिख रहा हूँ, अंदर से बूढ़ा हो चुका हूँ। अगले दिन डेजी उसके होटल में उससे मिलने जाती है। वो दोनों अब भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बस डायरी यहीं तक लिखी होती है और आगे की कहानी डेजी खुद सुनाती है। वो कहती है कि काफी सालों बाद उसे एक फोन आया था। पुलिस को एक बच्चा मिला था जिसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था। उन्हें उसके बैग से वो डायरी मिली जिसमें ओल्ड एज होम का एड्रेस था और डेजी के बारे में लिखा था, इसलिए वो उसे ओल्ड एज होम ले गए थे। देखने में वो एक बच्चे की तरह था, लेकिन वो डेजी को भी भूल चुका था। दिन ब दिन वो छोटा बच्चा बनता जा रहा था। एक दिन बेंजामिन डेजी से कहता है कि उसे लगता है कि वो अपनी सारी जिंदगी जी चुका है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं। उन लोगों के लिए उसे संभालना आसान नहीं था। देखते ही देखते वो छोटा बच्चा बन गया जो बोलना भूल गया और फिर चलना भी। सन 1919 में लगी उस घड़ी से बेंजामिन के जीवन की शुरुआत हुई थी और 2002 में उस पुरानी घड़ी को उतारकर वहां डिजिटल घड़ी लगा दी गई। तब बेंजामिन बहुत छोटा बच्चा बन गया था। 2003 में उसने आखिरी बार डेजी को ऐसे देखा जैसे वो उसके बारे में सब कुछ जानता है और वहीं पर वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। तभी शहर में तूफान आ जाता है और सायरन बजने लगता है। कैरोलिन बाहर मौसम देखने के लिए चली जाती है। मरने से पहले डेजी उसे बेंजामिन के बारे में बताना चाहती थी, जो हमेशा के लिए अलविदा कहकर चली जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि तूफान का पानी घड़ी के पास पहुंच जाता है और यहीं पर मूवी खत्म होती है। सच्चा प्यार किया नहीं जाता, वो हो जाता है, जो मुकम्मल ना होते हुए भी मुकम्मल होता है। और वो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं जो हमसे प्यार करते हैं, भले ही वो दिखने में जैसे मर्जी हो। वो बिना किसी कंडीशन के जिंदगी भर हमारा साथ देते हैं। उन्हें कभी भी अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं।